जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज यूनिट 2 विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ब्रीफ समराइज करके हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन संभावना ये बनता है मेरे नज़रिए से कि कोई रिएक्शन दिया रहेगा, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा है, ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है, विथ मोलरिटी यानी उसका सांद्रता भी दिया रहेगा। अब उसमें से कहेगा कि इसको गैल्वानिक सेल के रूप में प्रदर्शित करिए, यानी इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए। दूसरा, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए दे सकता है। तीसरा, इसका विद्युत वाहक बल के अलावा नर्स समीकरण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी विद्युत विद्युत विभव निकालने को भी आ सकता है। यानी एक न्यूमेरिकल यानी एक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूंगा, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपसे ये पहला पूछा है कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल के रूप में इसको दिखाइए, तो यहाँ सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेल बनाना नहीं है। गैल्वानिक सेल को हम इस समीकरण की सहायता से कैसे शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रतीक के रूप में सेल को कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना क्या होता है कि इसमें एनोडिक पार्ट यानी एनोड वाला पार्ट कौन है, कैथोड वाला पार्ट कौन है। तो आपको पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो गया होगा कि जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी जो क्रियाशील होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कम क्रियाशील है वो अपचयित हो जाएगा। तो इन दोनों में सिल्वर और मैग्नीशियम में सिल्वर क्या है, कम क्रियाशील है, और मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, और जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो कम क्रियाशील होता है उसका अपचयन होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और आप क्लास 10th में भी विद्युत रासायनिक यानी तत्वों का सक्रियता सीरीज श्रेणी पढ़ के आए हैं, और 11th में तो आप पढ़े ही हैं रिडॉक्स चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से समझ चुके हैं कि तत्वों के कैसे उनकी सक्रियता श्रेणी याद किया जाता है, तो उसी की सहायता से ये आप जान पाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, एनोडिक पार्ट में मैग्नीशियम होगा, कैथोडिक पार्ट में सिल्वर होगा। यानी एनोड किसका बना है, मैग्नीशियम का, कैथोड किसका बना है, सिल्वर का। ठीक है, क्योंकि सिल्वर अपचयित होगा और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा। रिएक्शंस भी दिख रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड से क्या बना है, मैग्नीशियम 2+ आयन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि सिल्वर पहले से क्या है, अपचयित अवस्था में है, और ये सिल्वर में धातु में अपचयन हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है, पूछेगा सेल रिप्रेजेंटेशन यानी गैल्वानिक सेल के रूप में इसको प्रतीक के रूप में बनाइए। तो क्या बनाएंगे, तो आप लिखते होंगे ना, क्या लिखते हैं गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, धातु, और एक लाइन खींचते हैं धातु का आयन, जितना भी इसमें चार्ज हो इसको एक्वस फॉर्म में, फिर डबल लाइन खींचते हैं, फिर धातु आयन, ठीक है, एक्वस, एक्वस मतलब जो सांद्रता दी रही होगी, फिर एक लाइन खींचते हैं धातु सॉलिड, ठीक है। यानी धातु, धातु आयन, ये साल्ट ब्रिज के लिए दो जो लाइन वर्टिकल लाइन है ये बीच में, ये क्या बताता है, लवण सेतु को, साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और एक लाइन क्या बताता है, धातु और धातु के विलयन को अलग करने के लिए। यहाँ धातु आयन पहले लिखते हैं, धातु बाद में। तब इसी के रूप में इसको फिट कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक जो साल्ट ब्रिज के इधर बाएं साइड होता है, बायां साइड, बायां, वो होता है एनोडिक पार्ट। क्या होता है, एनोडिक पार्ट, ठीक है। एनोडिक पार्ट या एनोड वाला ये भाग होता है। यहाँ जो दायां होता है, दायां साइड, ये कैथोडिक होता है। क्या होता है, कैथोडिक पार्ट, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहा हूँ, आपको जो समझना है समझिएगा। तो इसमें एनोडिक पार्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एम की जगह पर यहाँ लिखेंगे Mg, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ सॉलिड है, फिर Mg 2+ आयन, और इसकी सांद्रता के साथ लिखेंगे। तो इसकी सांद्रता कितना दिया भाई, 0.130, ये हो गया। फिर डबल लाइन खींचेंगे, जैसा यहाँ लवण सेतु का। फिर कैथोडिक पार्ट, कैथोडिक में कौन कैथोड है भाई, सिल्वर है, Ag1+, इसका सांद्रता है 0.0001 मोलर है, या मतलब मोलर, ये 1 है, ठीक है। और फिर एक लाइन, फिर सिल्वर लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। ये हो गया गैल्वानिक सेल के रूप में प्रदर्शन, एक क्वेश्चन इस समीकरण से। क्लियर, चलिए। इसी तरह से किसी तरह का भी रिएक्शन दिया होगा, आपको पहचानने दिया गया कौन ऑक्सीकृत होगा, कौन अपचयित होगा, तो आप एनोडिक पार्ट बनाएंगे, कैथोडिक पार्ट बनाएंगे। एनोडिक कैथोडिक को अलग किसे कहेंगे, लवण सेतु से। और एक लाइन क्या करता है, धातु धातु आयन को अलग करता है, ठीक है। किसी तरह से आप लिख सकते हैं, किसी तरह का रिएक्शन दिया हो, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। अब इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताया हूँ, जो आप डिटेल में पढ़े हैं। अभी मैंने इसका मान लिखा था, मैं इसका फिर से क्या हुआ, मीटर गया है, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इसका। तो यहाँ क्या लिखा था, Mg सॉलिड, एक लाइन, Mg 2+ आयन, एक्वस, ठीक है। गलत लिख दिया मैं, अपचयित अवस्था यानी इसका मान जो है मानक अपचयन विभव दिया है, तो क्या है, Mg 2+ आयन, ठीक है। लाइन खींचा, Mg सॉलिड, या एक्वस लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो दिया है वैल्यू मानक अपचयन विभव दिया है, सिल्वर का दिया है प्लस में, और मैग्नीशियम का दिया है माइनस में। इसका मतलब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि रेडायन वाला मतलब वो हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है, हाइड्रोजन के नीचे है, और जो प्लस है जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, यानी वो ऊपर है। और अलग अलग
विद्युत रासायनिक शरीर दो तरह से बनाया जा सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी एनसीईआरटी में कैसे दिया है और साइड बुक में भी अलग तरह से दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मान दिया है दोनों का। अब इसका क्या पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल निकालना, ईएमएफ क्या निकालने को बोल रहा है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ये इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए ईएमएफ के लिए लगाएंगे, ठीक है, ई बराबर लिखेंगे या ईएमएफ, तो लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड के यहाँ कैथोड की जगह राइट भी लिख सकते हैं, दाया, ये एनोड की जगह क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट, क्योंकि एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट में, और कैथोड कहाँ होता है, राइट में। अच्छा, ये मानक अवस्था पर निकाला जाता है, तो मानक का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मानक अवस्था पर दिया है इसका। तो क्या करना है, ये फार्मूला है विद्युत वाहक बल के लिए, ई एम एफ के लिए क्या है, फार्मूला है। तो रख दीजिए इसका मान, कैथोड का मान कितना दिया है, 0.80 वोल्ट है। फिर माइनस, इसका मान कितना दिया है, -2.37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जोड़ दीजिए, 0.7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 0.2 अंक पर है, ये प्लस में आएगा आंसर, वोल्ट। तो ईएमएफ कितना आ गया भाई इस सेल के लिए, ईएमएफ कितना आ गया इस सेल के लिए, यदि मान दिया है तो यहाँ सांद्रता दिया है, तो क्या निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी विद्युत विभव किससे निकलता है, नर समीकरण से, ठीक है ना। तो अब ईएमएफ निकल गया है, ईएमएफ आपको पता चल गया है, ठीक है ना, ईएमएफ निकल गया, तो अब उसको हम इलेक्ट्रोड नर समीकरण में रख कर विद्युत विभव भी निकाल सकते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, किसी भी समय, किसी भी सांद्रता पर, किसी भी तापमान पर जो सेल का विभव होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। लेकिन विद्युत वाहक बल कब होता है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, यानी बैटरी, घड़ी की सेल है, जो सेल वो जब बाहर है, घड़ी में नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल है, और जब जैसे ही घड़ी में लग गया सेल, तो वो क्या बताएगा, विद्युत विभव बताएगा। दोनों में अंतर है, जब यूज कर रहे हैं तब विद्युत विभव, जब यूज नहीं कर रहे हैं तो मानक विद्युत वाहक बल, लेकिन वो चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज वाला नहीं, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब उसका विद्युत विद्युत विभव क्या हो गया, जीरो हो गया है। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन, इसी इक्वेशन से तीसरा क्वेश्चन क्या निकालना है, अब इस सेल के लिए, जो हमने अभी सेल बताया, इस रिएक्शन से हमने क्या निकाला, पहले निकाला गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे सिंबॉलिक प्रदर्शित करेंगे, फिर विद्युत वाहक बल निकाला, अब विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए नर्स ने समीकरण दिया था, आपको भली भांति याद होगा, नर्स समीकरण। नर्स समीकरण में क्या लिखते हैं, विद्युत विभव निकालने के लिए, ये सेल के लिए, सेल का विद्युत विभव है, और ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड स्टेट पर। तो अभी जो आपने निकाला है जो ईएमएफ, वही क्या है इसके लिए, मानक अपचयन विभव, ठीक है, -0.0591 अपान एन, ठीक है। यहाँ क्या लेते हैं, लॉग, यहाँ हाँ लॉग के बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। उस पर जो क्या होता है, उसके जो नंबर्स होते हैं, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में, तो हम आपको समझा रहे हैं, पी मतलब क्या है, जो आयनिक फॉर्म में है, रिएक्टेंट मतलब जो आयनिक फॉर्म में है, और सॉलिड वाले को हम काउंट नहीं करते। अब सांद्रता भी दिया हुआ है, तो इसका मान कितना निकला भैया, यहाँ से जोड़कर इसे देख लेते हैं, 7 8 3 11 2 1 3 3.17 यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि ये क्या निकला है, ईएमएफ, यानी ये मानक अपचयन विभव निकला है इस सेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला है इस सेल का, इससे निकाला गया है, जो अभी दिखाया गया था। तो रख देंगे 3.17 माइनस 0.0591। अच्छा, यन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यन कैलकुलेट करने के लिए आपको समीकरण देखना होगा कि ये मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और जो अपचयित होने वाला स्पीसीज है वो कितना ले रहा है। तो मैग्नीशियम कितना चार्ज आया, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और सिल्वर, एक सिल्वर कितना एक्सेप्ट करेगा, 1, तो कितने सिल्वर हैं, 2, तो 2 लॉस किया, 2 गेन, तो टोटल लॉस और गेन मिला के 4 नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे, 2 लॉग बेस 10 है, ये अंडरस्टूड है। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में इस साइड क्या होता है, रिएक्शन, तीर के इधर से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा है, तो कंसंट्रेशन कितना है मैग्नीशियम आयन का, 0.13, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखना नहीं है। फिर सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.0030 है, फिर 1 है, लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ पावर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यम की जगह पर 1 है और एन की जगह पर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई सेल, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विद्युत बल विभव, विद्युत विभव, यानी एक क्वेश्चन से मैंने 3 चीज बताया, ठीक है। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको कम समय में ज्यादा सीखने को मिल सकता है। आप इस तरह से पढ़ भी सकते हैं, अपने लिए नोट बनाते होंगे या बना चुके होंगे, आप तो केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में आपका मेरी तरफ से यदि कुछ सहयोग हो तो इस तरह से सहयोग कर सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक तीर से 3 निशाना बताया, अब अगला तीर कौन सा है उसको देखते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपके चार चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता और सेल स्थिरांक के मात्रक और उनका रिलेशन पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन इसी से, यानी मैंने कहा ना कि एक टॉपिक तीन निशाना, यानी एक तीर से तीन निशाना लगाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, क्योंकि शॉर्ट में ज़्यादा देना है। तो पहले मात्रक जान लीजिए। तो जो चालकता होता है, विद्युत चालकता, उसका मात्रक होता क्या है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या था, विद्युत चालकता। तो ओम इनवर्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, साइमेन। साइमेन के लिए एस इस्तेमाल करेंगे, ओम इनवर्स को साइमेन। और विशिष्ट चालकता, जिसको विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी बोलते हैं विशिष्ट चालकता को, जिसको कप्पा से डिनोट किया गया है। इसका मात्रक कई बार पूछा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यदि एसआई मात्रक पूछता है, यदि एसआई मात्रक पूछता है तो क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, साइमेन और मीटर इनवर्स। यहाँ भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में भी, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके हैं मात्रक हुआ है, कप्पा, यानी विशिष्ट चालकता का। कई बार पूछा है, याद रखना है इसको। चलिए तीसरा क्या टॉपिक है, मोलर चालकता। क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि एसआई मात्रक में इसको लिखना है सेंटीमीटर को, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, साइमेन, और मीटर को मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार याद रख लीजिए, ओम इनवर्स को साइमेन लिख सकते हैं, बस बदल सकते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जान गए आप मोलर चालकता। इस तरह से विशिष्ट तुल्यांक चालकता क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मोल इनवर्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट, ग्राम नहीं, इक्विवेलेंट इनवर्स। तुल्यांक की पावर -1 है, तुल्यांक हिंदी में क्या लिखेंगे, ओम। ओम की पावर -1 सेंटीमीटर के पावर में स्क्वायर है, और तुल्यांक की पावर -1 है। ठीक है। अब कभी कभी आपसे सेल स्थिरांक के बारे में, जी स्टार, जिसको एनसीईआरटी में क्या दिखाया गया, जी स्टार से क्या होता है, L/A। तो L का मात्रक सेंटीमीटर, A क्या है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा, सेंटीमीटर नीचे जाएगा, ऊपर 1 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि एसआई लिखेंगे तो मीटर इनवर्स। या कर लीजिए, ये हो गया सेल स्थिरांक का मात्रक। ठीक है। तो ये 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा इसको पूछा है। ठीक है, इसको पूछा है, इसको पूछा है, इसको पूछा है, इसको बहुत कम पूछा है, लेकिन सबका हमें मात्रक विथ फार्मूला याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसका रिलेशन जान लीजिए कि विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता क्या आपस में कुछ संबंध रखते हैं। तो संबंध क्या है, तो एक क्वेश्चन हो गया मात्रक से, अब इनका संबंध आपस में देख लीजिए। तो संबंध यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए डायरेक्ट बताना पड़ रहा है। तो मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अभी मैं समझाऊंगा नहीं, सीधे बता रहा हूँ कि वॉल्यूम होता है, यानी इसको शॉर्टकट कप्पा इंटू वी। अब वी को यदि आप कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स, और नीचे मोलरता लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलरता। तो ये मोलर चालकता के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, मोलर चालकता के लिए। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है भाई, कप्पा का मात्रक अभी बताया गया है, क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एक मिनट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर इनवर्स है, और 1000 सेंटीमीटर में क्यूब है, और लीटर इनवर्स है, मोलरता का होता है मोल लीटर इनवर्स। तो लीटर इनवर्स लीटर इनवर्स कैंसिल,
और सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो एक कैंसिल हो गया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, तो यानी मोलर चालकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांक चालकता का क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। ग्राम तुल्यांक में क्या लिखते हैं, EQ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी तुल्यांक के पावर में 1, और यहाँ पर मोलरता की जगह क्या लिख देना है, नॉर्मलता। बस सब कुछ वही है। यहाँ पर यम की जगह क्या लिख देंगे, EQ, तो ये तुल्यांक चालकता के लिए हो जाएगा। सब कुछ सेम है, मोलरता की जगह नॉर्मलता और मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है ना, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। अब कभी कभी पूछता है, नहीं कभी नहीं, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो डायलूशन यानी तनुता बढ़ाने पर चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, नोट कर लीजिए। पूछ रहा है, आ रहा है, ये मुझे आभास हो रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा। कई बार पूछा गया है इसलिए लग रहा है। तो देखिए इनका तनुता के साथ क्या संबंध है। तनुता मतलब सांद्रता घटाना है और पानी बढ़ाना है, यानी कंसंट्रेशन घटाना और वॉल्यूम बढ़ाना, यानी सांद्रता बढ़ाना, सॉरी सांद्रता घटाना, तनुता बढ़ाना। तनुता बढ़ाना मतलब डायलूशन, मतलब गाढ़ा है तो पानी मिलाते जाइए तो डायलूट होता जाएगा। जैसे शरबत गाढ़ा है तो डायलूट करना है तो पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे तो सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, और तनुता बढ़ रही है। तो उसका इफेक्ट इन चार चीज़ों पर कैसे होता है, इसी को पूछता है। और ज़्यादातर पूछा किसके लिए है, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता और विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कई बार पूछा है। तो जल्दी समझते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा लॉजिकल ढंग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक लाइन का है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ और लॉन्ग में समझा रहा हूँ। चालकता यानी तनुता क्या कर रहे हो आप, तनुता बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सांद्रता क्या हो रही है, सांद्रता क्या होगी, घट रही है, यानी गाढ़ापन घटेगा, पानी बढ़ेगा, तनुता बढ़ेगा। तो जो चालकता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगा तनुता घटाने पर, यानी तनुता क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं, सांद्रता क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मोलर चालकता बढ़ रहा है। क्योंकि, तो यहाँ कारण में लिख दीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस यानी आयनों की संख्या बढ़ता है। पानी मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो आयनों की संख्या बढ़ता है, और प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो उनके बीच के धनायन ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ती है। तो प्रबल के लिए दूरी केवल बढ़ेगा धनायन ऋणायन के बीच, और दुर्बल के लिए नंबर ऑफ आयंस यानी विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में पानी मिलाएंगे तो उनके आयनों का संख्या बढ़ेगा। तो क्योंकि आयंस का नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज जो कभी पूछता है नहीं, लेकिन पूछ सकता है तो बता सकते हैं। दूसरा आ गया कप्पा, विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता का, तनुता का मतलब बढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है। विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, घटता है, क्या करने पर, डायलूशन, मैं डायलूशन के लिए डी लिख रहा हूँ, डायलूशन बढ़ाने पर, यानी कंसंट्रेशन घटाने पर, और है दोनों में से कोई एक। ये क्यों घटता है भाई, क्योंकि कप्पा जो होता है उसकी परिभाषा आप यदि पढ़े होंगे तो एक घन सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता, या चालक तार है तो एक घन सेंटीमीटर चालक तार की जो चालकता होती है विशिष्ट चालकता होती है, चाहे वो धात्विक चालक है या विद्युत अपघट्ट चालक है। तो कहना क्या है कि इसमें जितने आयन्स होते हैं एक घन सेंटीमीटर में, तो वो आयन की संख्या यदि पानी मिलाएंगे, पानी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएंगे, एक घन सेंटीमीटर में कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे तो चालकता कम होगी। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायलूशन बढ़ा रहे हैं या कंसंट्रेशन घटा रहे हैं तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस, यहाँ आयंस का क्या हो रहा है, पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए विशिष्ट चालकता घटता है। नोट कर लीजिए, आ रहा है। अगला है मोलर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है डायलूशन पर। तो डायलूशन बढ़ाएंगे तो अभी आपने फार्मूला देखा होगा, लैम्डा एम बराबर क्या था, कप्पा इंटू वी। तो जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डायलूशन मतलब आयतन बढ़ा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आयतन हो जाएगा कि कप्पा कम हो जाएगा। तो ये लैम्डा एम और वॉल्यूम एक दूसरे को क्या है, समानुपाती है।
तो समानुपाती हैं, तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। चाहे लैम्डा एम हो या लैम्डा EQ हो, दोनों ही केस में वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी तनुता बढ़ाएंगे तो दोनों का मान क्या होगा, इन डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं मतलब पानी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, तो इन दोनों का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब वृद्धि होगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। कारण क्या लिखेंगे, वॉल्यूम रैपिडली बढ़ जाता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? आया तो ठीक है, नहीं तो आप पढ़ ही रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन, 1 तीर 3 निशाना, 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछा जा सकता है, जो कि आधारित होगा फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पर। अच्छा, फैराडे का कौन सा द्वितीय और प्रथम नियम, विद्युत अपघटनी संबंधी, जबकि फिजिक्स में भी कुछ नियम है लेकिन वो फिजिक्स का नहीं, विद्युत अपघटनी फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन हो सकता है। तो सरल क्वेश्चन और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए किसी रिएक्शन को देकर कि ये क्या है, कॉपर आयन एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में बदल रहा है, तो ये पूछ सकता है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन या कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, कॉपर आयन को कॉपर में अपचयित होने के लिए कितने फैराडे या कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होगा, तो आपको अपने से क्या करना है, बैलेंस करना होगा, क्योंकि एक मोल, हाँ ध्यान रखना कि प्रति मोल पूछता है कि 1 मोल कॉपर आयन 2+ का कॉपर में अपचयित होने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या कितने आवेश पूछे, फैराडे पूछे या इलेक्ट्रॉन पूछे, किसी तरह से पूछ सकता है। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या है कि आपको देखना है कि कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने मोल, 1 मोल कॉपर आयन 2+ से कॉपर में बदलने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23, माइनस नहीं रहेगा, 23 जो कण होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 मोल यानी इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, फिर सुन लीजिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1 फैराडे के बराबर होता है। अब 1 फैराडे में कितना आवेश होता है, चार्ज कितना होता है, 96, यानी 1 फैराडे बराबर 96 500 कूलाम। ठीक है, 500 96 500 क्या, कूलाम। ठीक है, कूलाम को हम सी से लिखते हैं। तो ध्यान से समझना है, 1 मोल 1 फैराडे, 1 फैराडे में कितने आवेश, 96 500 कूलाम। ये संबंध यदि याद है तो आपको अब पूछ रहा है क्या, 1 मोल कॉपर आयन को कॉपर में अपचयित होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे। तो 1 फैराडे में कितना होता है, 96 500, तो कितने फैराडे, कितने कूलाम की आवश्यकता होगी, 2 गुणे 96 500 कूलाम। जो गुणा करने पर आएगा वो आपका आवेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह से चाहे जो क्वेश्चन पूछे, एल्युमिनियम आयन के 1 मोल एल्युमिनियम आयन को अपचयित होने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ कितने चाहिए, 3 मोल। तो 1 मोल में 1 फैराडे, 3 मोल में 3 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे, 3 फैराडे। इतना तक भी आंसर बच्चे लिख देते हैं, लेकिन यदि कूलाम में पूछा है तो कूलाम में बताइए। तो 3 गुणे 96 500, 96 500 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका कूलाम में आवेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर देगा, सिंपल न करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देगा। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे कर देगा, इस तरह से रिएक्शन दे देगा। कैसे, जैसे ना अपने टाइट्रेशन में मैंने बताया था ना कि KMnO4 में केम के हटा के मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, अपचयित होता है, यानी ऑक्सीकारक है, ये अपचयित होता है। तो इसको क्या करना है, आपको स्वतः बैलेंस करना है, और आपसे क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन क्या करेगा कि मैं 1 मोल मैग्नेट आयन को मैग्नीज आयन में अपचयित होने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, रिएक्शन दिया रहेगा आपको या शब्दों में लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले बैलेंस कर लेना है। कितने एच है, 8, बैलेंस। अब यहाँ पर मैग्नीज आयन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
7 में, यहाँ पर +2 में कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको अपने से बैलेंस करना हो सकता है यदि क्वेश्चन न दी बैलेंस हो तो, ठीक है। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन की हो सकता है, यानी 5 फैराडे की हो सकता है। 5 फैराडे का मतलब 5 गुणे 96 500 कूलाम। ये गुणा करने पर जो आएगा रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब समीकरण दिया रहेगा, एक छोटा रहेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे देखते हैं। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ऊपर वाले की जैसा है, तो आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने फैराडे की आवश्यकता हो रही है इस रिएक्शन को, यानी 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह पर पोटेशियम क्रोमेट आयन को Cr3+ में अपचयित होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कितने फैराडे की कूलाम चाहिए, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, या कूलाम में पूछ सकता है। तो ये तीनों में बताइएगा, मोल में बताइए, फैराडे में बताइए और कूलाम में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करेगा। अगला क्वेश्चन कहेगा कि 0 पॉइंट किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है भाई? आई कितना है? 0.5 एम्पियर। कितने घंटे तक? मान लीजिए 2 घंटे तक। टाइम कितना दे दिया है? 2 घंटे के लिए क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? चालक तार है, उसमें इस एम्पियर की धारा 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे? तो आप जानते हैं, आपसे पूछा क्या है? आवेश पूछा है। तो आवेश बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। और यहाँ टी क्या होता है? सेकेंड में, ध्यान रखना है क्या होता है? सेकेंड में। तो आई का मान कितना दिया है? 0.5, और टी घंटा में दिया है, तो कितना दिया है? 2, और 2 घंटा में कितना मिनट? 60। तो 2 गुणे 60, और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। तो क्या कर दीजिए, 2 घंटा 60 मिनट 60 सेकेंड, सबको गुणा कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आवेश आ जाएगा। अब आवेश तो आ जाएगा, लेकिन पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन। तो जो आवेश आएगा, मान लीजिए हम गुणा ही कर देते हैं, 36 72, 72 में 5 का गुणा कर दीजिए, 72 00 36 72 00 और गुणे 0.5 है, 5 दूना 10, 5 7 35, 35 1 36, 2 जीरो बढ़ाइए, 1 दशमलव पर है, 3600 क्या आया है? कूलाम। ये क्या आया है? कूलाम आया है। अब जानते हैं कि 96,500 कूलाम में कितनी फैराडे? 1 फैराडे। उसमें कितने मोल? 1 मोल। उल्टा चलना है, अभी क्या आया है? कूलाम आया है। अभी इसमें कितने का भाग करेंगे आप? 96,500 को भाग देंगे तो किस में आएगा? फैराडे में आएगा। फैराडे में जितना आएगा वो उसके मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फैराडे को क्या करना है? 1 फैराडे 1 मोल के बराबर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो जितना फैराडे आएगा उसको मोल में कन्वर्ट बता देंगे आपकी इतने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी 96,500 से भाग दे देंगे, जो आएगा रिजल्ट उतने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर ये क्वेश्चन ज़्यादा आया है। कौन सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ? फैराडे के प्रथम नियम पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है। वो क्या क्वेश्चन है? किसी, मान लीजिए कि जो आ, ये जिंक है, ये कॉपर है, ये ठीक है, कोई सेल है, ये किसका है? जिंक का है, और ये किसका है? कॉपर का है। ये कैथोड, ये एनोड। इसमें क्या हुआ? धारा 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित की गई। तो इस कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इस कॉपर पर कितना कॉपर धातु जमा होगा? सॉरी, हाँ, इस इलेक्ट्रोड पर, हालांकि मैंने विद्युत अपघटनी सेल बनाया है, ठीक है ना, तो इस पर क्या होगा? कॉपर जमा होगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक। तो इस सेल पे, इलेक्ट्रोड पर कितना कॉपर जमा होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतने एम्पियर की धारा 2 घंटे तक जमा हो रहा है, तो W निकालना है आपको,
अब आप फैराडे का प्रथम नियम जानते हैं, W बराबर क्या होता है, ZIT। क्या होता है, ZIT। यहाँ पर W क्या है, मात्रा, I क्या है, धारा, T क्या है, समय, Z नहीं पता है, तो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालते हैं, E/F। E क्या है, तुल्यांकी भार, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, I क्या है, धारा, T क्या है, टाइम। तो E क्या E दिया है, क्या है, तुल्यांकी भार नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि कॉपर जमा हो रहा है। यहाँ क्या जमा हो रहा है, कॉपर। तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, 63। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर 2+ से कॉपर में आयन होने में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो जब मोलर द्रव्यमान में n फैक्टर से भाग कर देते हैं तो क्या होता है, तुल्यांकी भार निकल जाता है। तो 63/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1 कम 2 2 5 31.5 क्या हो गया, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर 31.5 कर देंगे। फैराडे कांस्टेंट 96,500 गुणे आई कितना है, 0.5, टी कितना है, 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 2 गुणे 60 गुणे 60, इतना कर लेंगे सॉल्व। तो 1 2 1 2, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में, सॉल्व करने पर। अभी समय नहीं है मैं सॉल्व करता। तो इस तरह से आप निकालना है, प्रोसीजर आपको सीखना है, मेथड आपको सीखना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। चौथा तरह का क्वेश्चन क्या है, किससे आएगा, विद्युत रासायनिक सॉरी सेल से, बैटरी से। विद्युत प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। इससे भी तीसरा तरह का क्वेश्चन बनता है, उसके एग्जाम्पल पूछता है। तो मैं 4 तरह का क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बन सकता है। 3 तरह का मैंने एक्सप्लेन किया ब्रीफ में। चौथा आप स्वयं से पढ़िएगा सेल के बारे में, और प्राइमरी सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल और उसका मैकेनिज्म, और फ्यूल सेल जरूर पढ़िएगा, उसकी दक्षता, उसकी सीमाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो शेयर, ना अच्छा लगे तो टाइम गवाइएगा नहीं, स्किप, आगे बढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।